केस कब लगा आपके ऊपर, क्या आरोप लगे और कितने करोड़ का जो है उसे पूरा दिखाया? देखिए 30 अक्टूबर 2012 को विजिलेंस ने मेरे खिलाफ औराई थाने में आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर दर्ज की और चूंकि ये जानबूझ करके सरकार के दबाव में विजिलेंस ऐसा कर रही थी। विजय मिश्रा माफिया जो ज्ञानपुर का विधायक था उस समय सपा का, उसके दबाव में कार्रवाई हो रही थी, इसलिए उन्होंने आनन फानन में सारा जो है वैल्यूएशन सरकारी वैल्यूएशन से खड़ा करके स्कूल की संपत्ति को मेरी संपत्ति बताकर चार्जशीट कर दिया और फिर मुझे अरेस्ट कर लिया और मेरा ट्रांसफर मेरठ जेल कर दिया। लेकिन आरोप लगा रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है और रंगनाथ मिश्रा 2022 में गए, अब जो है केस क्लोज हो गया। मनीष सिसोदिया ने बाकायदा ट्वीट किया है और देश के जाने माने वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने बाकायदा पूरा एक डेटा शेयर किया सोशल मीडिया पर और सवाल पूछा कि देखिए ऐसा ही होता है, अगर बीजेपी में आप जाते हैं तो आपके सारे दाग धुल जाएंगे। क्या जवाब होगा आपका? तो ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती है, उसकी जांच नहीं कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उस ऑर्डर के कारण ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट हाई कोर्ट में लगाया। ये इनको इतना ही नहीं पता है तो मैं क्या इनको बताऊं। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने 2012 में एक केस दायर किया। 2021 में ससम्मान बरी हुए और 2024 में केस क्लोज हो गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मंत्री जी हैं, इनसे समझेंगे कि इस पूरे दरमियान क्या कुछ कठिनाई आई है, कैसे लड़ाई लड़ी और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमेशा से बोलते आए हैं उसी सरकार में पूरा खेल रचा गया, अभी तक क्या कुछ हो पाया है, समझेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। केस कब लगा आपके ऊपर, क्या आरोप लगे और कितने करोड़ का जो है उसे पूरा दिखाया? देखिए 30 अक्टूबर 2012 को विजिलेंस ने मेरे खिलाफ औराई थाने में आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर दर्ज की और 6 महीने के अंदर ही चार्जशीट दाखिल कर दिया। उसमें जो हमारे 98-99 के स्कूल बने हुए थे उसकी बिल्डिंग का वैल्यूएशन करके उन्होंने चार्जशीट कर दिया कि इनके पास 6 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति है, जबकि उनको प्रथम दृष्टया वो जांच कर रहे थे मेरे मंत्रित्व काल 7 से 11 के बीच का और इसके लिए उन्हें नियमावली ये थी, धारा 19 में व्यवस्था है संविधान में कि अगर सरकारी काम के समय का अगर किसी के ऊपर जांच करनी है तो उसके नियोक्ता से अनुमति लेना अनिवार्य है। हमारा नियोक्ता गवर्नर थे माननीय राज्यपाल महोदय, उनसे लेना चाहिए था परमिशन, लेकिन इन लोगों ने परमिशन भी नहीं लिया और मेरे खिलाफ ट्रायल शुरू कर दिया और चूंकि ये जानबूझ करके सरकार के दबाव में विजिलेंस ऐसा कर रही थी। विजय मिश्रा माफिया जो ज्ञानपुर का विधायक था उस समय सपा का, उसके दबाव में कार्रवाई हो रही थी, इसलिए उन्होंने आनन फानन में सारा जो है वैल्यूएशन सरकारी वैल्यूएशन से खड़ा करके स्कूल की संपत्ति को मेरी संपत्ति बताकर चार्जशीट कर दिया और फिर मुझे अरेस्ट कर लिया और मेरा ट्रांसफ़र मेरठ जेल कर दिया। लेकिन फिर मैं मेरठ जेल में मेरे जो स्थानांतरण किया गया उसके खिलाफ मैं उच्च न्यायालय में गया। माननीय उच्च न्यायालय की नोटिस इशू करते ही, काउंटर लगाने के पहले ही मुझे मेरठ जेल से लखनऊ जेल शिफ्ट करके सरकार माफ़ी मांगते हुए कोर्ट को ये बताया कि हमने रंगनाथ मिश्रा को मेरठ जेल से लखनऊ शिफ्ट कर दिया। फिर ये ट्रायल चलता रहा। इसी बीच में ईडी 2014 में उसी विजिलेंस के एफआईआर के आधार पर अपने यहाँ ECIR मेरे खिलाफ दर्ज कर लिया और मेरी जांच शुरू करने लगी और वो जो है इसी बीच में 2020 में जनवरी में मेरा इलाहाबाद का मकान एक है जहाँ मेरा लड़का वकालत करता है, उसको अटैच कर लिया। मैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गया और 4 जनवरी 22 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ईडी के अटैचमेंट पर रोक लगा दिया कि आप इनका मकान अटैच नहीं कर सकते।
और इसी बीच ट्रायल जो हमारा प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, सत्र न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति में जो विजिलेंस ने आरोप लगाया था उसमें बाइज्जत बरी कर दिया मुझे। उस आधार पर मैंने ईडी से प्रयास किया कि अब हमारे खिलाफ कोई रह नहीं गया, आप हमारी जांच नहीं कर सकते, लेकिन वो जांच नहीं जारी रखा और उन्होंने फिर हम ट्रिब्यूनल में उन्होंने पैरवी की कि इसको कब्जा कर लें। ट्रिब्यूनल में भी हमने पैरवी करके ट्रिब्यूनल से हमने जीता केस और वो उनके अटैचमेंट को निरस्त करा दिया। इस बीच मैं 30 जनवरी 22 को बसपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चला गया। चूँकि यह हमारी पार्टी थी, हमारी मातृ संस्था थी, हम लोग इसी में पैदा हुए थे, यहीं से राजनीति सीखा था, वहीं से हमने सारे पदों पर रहे, चाहे वो मंडल अध्यक्ष रहा हो, चाहे वो जिले का उपाध्यक्ष रहा हो, चाहे जिले के महामंत्री यूथ का रहे हों, चाहे प्रदेश के महामंत्री यूथ के रहे हों, चाहे जिला अध्यक्ष रहे हों 6 साल तक भदोही के, बनारस के जिला उपाध्यक्ष रहे, अनेकों पदों पर काम करते हुए फिर एमएलए 91 में टिकट मिला, हार गए, 93 में एमएलए बना, 96 में फिर एमएलए बना, फिर ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री, वन मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री, हैवी इंडस्ट्री मंत्री जैसे तमाम इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट में मुझे काम करने का अवसर हमारे मुख्यमंत्रियों ने कल्याण सिंह, राजनाथ जी और राम प्रकाश गुप्ता ने दिया। और इसलिए मेरे ब्लड में भाजपा था और मैं सिर्फ एक माफियाओं से लड़ने की वजह से अपने कार्यकर्ताओं के, वह भी जो भाजपा के कार्यकर्ता पोलिंग पर खड़े थे और उस समय लड़ाई लड़ रहे थे भाजपा के लिए, वोटिंग कर रहे थे, उनको प्रताड़ित किया जाने लगा मेरे 2002 में हारने के बाद, और उनके सम्मान को बचाने के लिए मैं भाजपा छोड़कर 2005 में विपक्ष में गया। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, लोग दल बदलते हैं तो विपक्ष छोड़ करके सत्ता पक्ष में जाते हैं। मैं विपक्ष छोड़ करके विपक्ष में ही गया, और मात्र इसलिए कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके कैंडिडेट को हराने के लिए मैं बसपा में गया और 2005 में पहली बार बाई इलेक्शन मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए। वह एक टर्निंग पॉइंट था। बसपा कहीं दूर दूर तक सरकार में आने की उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह बाई इलेक्शन मेरा, वह चुनाव तो था मेरा, मुझे लोगों ने वोट कर जिताया, लेकिन प्रदेश में एक मैसेज गया कि बसपा को भी लोग वोट दे सकते हैं, और एक टर्निंग पॉइंट हुआ बसपा के लिए और उनके लिए, सपा के लिए सरकार के पतन का रास्ता वहीं से खुला और साथ में बसपा की सरकार बन गई, सपा की सरकार अपदस्थ हो गई। और इस प्रकार से मुझे जो है इन माफियाओं से लड़ने की वजह से ये हमारे तमाम जो है प्रकार से उत्पीड़न शुरू किया, लेकिन ईश्वर हमारे साथ था। भाजपा में जो हम रहकर काम किए थे, बसपा में रह कर के ज़िले के लिए और प्रदेश के लिए काम किए थे, उनकी दुआएं थी, इसलिए हर संकट की घड़ी में न्यायालय ने मुझे न्याय दिया। और उस समय भी जब मैं ट्रिब्यूनल कोर्ट से बरी हुआ तो उस समय भी जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी में जाने के नाते, मैं इसलिए नहीं गया कि ईडी से हमें मुक्ति मिल जाएगी, मैं तो जान ही रहा था कि हमको ईडी से कोई खतरा नहीं हो सकता, इसलिए कि 22 में जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि प्रेडिकेटेड ऑफेंस अगर ख़त्म हो गए, मूल एफआईआर अगर निरस्त हो गई, एक्विटल हो गया ट्रायल कोर्ट में व्यक्ति, तो ईडी उसकी जांच नहीं कर सकती है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने निर्णय दिया था। हमें तो उसमें क्लोज रिपोर्ट लगाना ही था ईडी को। मैं तो भाजपा का एक कार्यकर्ता, स्वयंसेवक होने के नाते भाजपा अपनी मातृ संस्था में चला गया था। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है और रंगनाथ मिश्रा 2022 में गए, अब जो है केस क्लोज हो गया। मनीष सिसोदिया ने बाकायदा ट्वीट किया है और देश के जाने माने वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने बाकायदा पूरा एक डेटा शेयर किया सोशल मीडिया पर और सवाल पूछा कि देखिए ऐसा ही होता है, अगर बीजेपी में आप जाते हैं तो आपके सारे दाग धुल जाएंगे। क्या जवाब होगा आपका? अब मनीष सिसोदिया का मैं क्या कहूं, वो बुद्धिमान है कि जानबूझ करके मूर्खता की बात करते हैं। जमानत मिलती है तो कहते हैं मैं आरोप मुक्त हो गया,
जमानत मिलना आरोप मुक्त होना नहीं होता है। आरोप मुक्त तब होगा व्यक्ति जब ट्रायल फेस होगा और कोर्ट उनको बाइज्जत बरी करेगी, तब आरोप मुक्त होता है। जमानत तो एक टेम्पररी फेस है कि आप जो है बाहर निकल करके आप ट्रायल फेस करिए, अपना साक्ष्य संकलन करिए और मुकाबला सामना करिए एजेंसी का, इसलिए आपको जमानत मिलती है। लेकिन ये लोग जब जमानत पर बाहर आते हैं कहते हैं देखिए कोई प्रमाण नहीं मिला। अरे प्रमाण जो मिला होगा वो तो ट्रायल कोर्ट ने बताएगी। आप कौन होते हैं कहने वाले कि हमको कोई प्रमाण नहीं मिला? जमानत को आप प्रमाण मान लेंगे? अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहें? उसको ये नहीं पता कि 22 जुलाई 22 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने इनको डबल बेंच के सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया। जो भी जमानत दिया जिसको ये कह रहे हैं हम आरोप मुक्त हो गए, और वही 3 बेंच जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच एक आदेश पारित किया कि प्रेडिकेटेड ऑफेंस यानी आरोप अगर मुक्त हो गया, व्यक्ति एक्विटल हो गया ट्रायल कोर्ट में, तो ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती है, उसकी जांच नहीं कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उस ऑर्डर के कारण ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट हाई कोर्ट में लगाया। ये इनको इतना ही नहीं पता है तो मैं क्या इनको बताऊं? अगर इनको न पता हो तो जुलाई 22 का सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर देख लें। हाई कोर्ट ने जो 19 सितंबर को मेरा ऑर्डर किया है उसको देख लें। और प्रशांत भूषण क्या बताया जाए, वो वकील हैं और 22 जुलाई को जो 2022 में जुलाई में जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया, विजय मंडल आदर्श बनाम ईडी, जिसमें ये विपक्ष से ईडी के खिलाफ ही वकील थे, कपिल सिब्बल, ये मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण, जिसमें इन लोगों ने 2020 में ईडी के मामले में भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट किया था और उस अमेंडमेंट को इन्होंने चुनौती दी थी और उस अमेंडमेंट का जो है सुनवाई हुई और 2 जुलाई 22 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 3 जजों की बेंच ने कि भारत सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है, जो पावर दिया है ईडी को, वो सब ठीक है। ये प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। और उसी ऑर्डर में यह एक आदेश यह भी जोड़ दिया कि जो प्रेडिकेटेड ऑफेंस है, जो एक्विटल हो गया व्यक्ति ट्रायल कोर्ट में, उसमें ईडी कोई जांच नहीं करेगी, उसे क्लोजर रिपोर्ट लगाना होगा। बीजेपी मंत्री जी, बीजेपी का आपने उस समय सेवा किया जब बीजेपी उग रही थी। बाद में राजनीतिक जो भी आपका मजबूरी रहा हो, आप किसी दल में गए, वो बात अलग है। लेकिन आज विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाता है बीजेपी पर कि जांच एजेंसियां बीजेपी के एक अंग हैं, सहयोग करती हैं, किसी को फंसाना हो, किसी को उबारना हो, इस तरह से, तो विपक्ष को क्या कुछ जवाब होगा? ईडी सीबीआई का वास्तव में बीजेपी के इशारे पे काम करती है? ये पुरानी कहावत है, सुपवा बोले तो बोले, चलनिया बोले जो करे 56 छेदवा। ये विपक्ष के व्यक्ति जो आज उत्तर प्रदेश में हैं, अपनी गरिबान में झांक के देखें, जब इनकी सरकार थी किस प्रकार से बदले की भावना से कार्रवाई होती थी। रंगनाथ मिश्रा कोई माफिया थे, गुंडे थे, कोई एफआईआर थी? उन्हें मेरठ जेल आपने क्यों भेज दिया? क्या ये बदले की भावना नहीं थी, बदले की कार्रवाई नहीं थी? आपने एक माफिया के कहने से, अपने माफिया विधायक के कहने से रंगनाथ मिश्रा को शासनादेश किया जेल विभाग ने, पंचम तल से आदेश हुआ कि रंगनाथ मिश्रा को मेरठ जेल भेज दिया जाए। तो ये बदले की भावना नहीं थी। रंगनाथ मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया, वह भी सोसाइटी के कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, 98 के बने हुए हैं। कौन कहता है इतने देश भर में बने हुए हैं इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सीबीएसई, बीएस, ये दुनिया भर के, क्या वो व्यक्ति के हैं? क्या वो नहीं जानते? उनका भी सैफई में डिग्री कॉलेज है, जिसके माननीय शिवपाल यादव प्रबंधक हैं। क्या वो उनका है? वो तो सोसाइटी का है। अगर उनका होता तो कहिए उनको भी जेल जाना पड़ता। लेकिन उनका विजिलेंस ने मेरे स्कूल को, उसकी बिल्डिंग को जो विधायक निधि, सांसद निधि से बनी थी, उसको जोड़ करके वैल्यूएशन से, अपने सरकारी वैल्यूएशन से वैल्यू करा करके वो हमारी आय की संपत्ति में जोड़ दिया। इतना बड़ा बदले की भावना।
और आज बीजेपी में अगर होता, ईडी उसके प्रभाव में होती, तो रंगनाथ मिश्रा जब ज्वाइन किए थे 2022 जनवरी में, तभी क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया होता ईडी से मैं लड़ता रहा, हाई कोर्ट में जाना पड़ा, तब जा करके ईडी ने जब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया हाई कोर्ट के कारण। भाजपा का अगर दबाव होता और भाजपा और सरकार के, भारत सरकार के नियंत्रण में होती, तो हमारा ईडी पहले केस खत्म कर दिया। कितना समय जेल में रहे सर आप? मैं 2.5 साल तक जेल में था। इसका जवाब कौन देगा? कौन सी सरकार देगी? अखिलेश यादव देंगे कि कौन देगा? यही इनसे पूछा जाए कि एक शरीफ आदमी को, जो कभी कोई न ठेका लिया, न पट्टा लिया, न कभी कोई टेंडर किसी के, इतना बड़ा मैं गृह मंत्री तक था, 1 इंच जमीन भी इस जनपद में कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी का कब्जा कर लिया। ग्राम समाज हो, चाहे कोई हो, व्यक्ति का हो, हमने कहीं भी कोई किसी का नहीं लिया। हमने किसी अपराधी को कभी समर्थन नहीं किया। हमने इस जिले के और प्रदेश की जनता का सेवा किया। माध्यमिक शिक्षा के मंत्री के नाते 60 लाख विद्यार्थी जहां हर साल परीक्षा देते हैं, तमाम मैंने सरलीकरण किया, तमाम विद्यालय खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, एनजीओ को, सोसाइटीज को, ट्रस्टों को, ताकि हमारे देश प्रदेश के नौजवान शिक्षित हों। क्योंकि विकास की सीढ़ी शिक्षा ही होती है। शिक्षा अगर नहीं है तो विकास अधूरा है। विकास का नाम लेना ये छलावा है, विकास नहीं हो सकता है। हमने इस जनपद को 35-36 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज दिया, 4 डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कन्या डिग्री कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, आश्रम पद्धति विद्यालय, मॉडर्न इंटर कॉलेज, ये सारे विद्यालयों से, ताकि हमारे जिले के गांव गरीब किसान के बेटे मजदूर पढ़ करके अपनी तकदीर को बदल सकें। काश अगर ये कॉलेज बहुत पहले होते तो यह जिले के लोग अनपढ़ नहीं होते, गलीचा नहीं बिनते, बल्कि स्पोर्ट करते रहते। ऐसे लोग यहाँ होते, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस बनते। लेकिन कोई विद्यालय की व्यवस्था नहीं था, जिसके वजह से हमारा जिला आर्थिक रूप से पिछड़ा रह गया, शैक्षिक रूप से पिछड़ा रह गया, लड़कियों की शिक्षा में बहुत पीछे रहा। लेकिन जैसे ही मुझे अवसर मिला, मैं जिले की तकदीर बदलने के लिए भरपूर प्रयास किया। क्या यही मेरा अपराध था? मैं ये पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों से, पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से, क्या मेरा ये अपराध था? अपराधी तो वो है जो अपराध करता है, जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप लोग चिल्लाते हैं। अपराध करने वाले व्यक्ति उस समय शरीफों के खिलाफ मुकदमा कायम करा देते थे, जैसा मेरे खिलाफ कराया। आज शरीफ लोग अपराधियों के खिलाफ मुकदमा करा रहे हैं। यही बहुत बड़ा फर्क है इस सरकार और पिछली सरकारों में। भदोही की बात करें या फिर समाजवादी और बीजेपी की बात करें, तो यहाँ भदोही सपा विधायक बहुत बुरे फंसे हुए हैं। बीजेपी की सरकार है और ढेर सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि सपा विधायक का घर जो है अब तालाब पर बना है, अब गिराया जाएगा। जो पूरी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, नियम तो नियम है। अगर हमने भी नियम तोड़ा होता तो मेरा भी मकान गिर गया होता, और उसको गिराने के लिए उस समय के तत्कालीन सपा के विधायक ने बहुत पूरी कोशिश की। उनको ये पता था कि शायद नवीन परती में रंगनाथ मिश्रा ने घर बना लिया है, लेकिन मैं जानता था वो नवीन परती थी। लेकिन मैं मकान बनाने के पहले जो विधि व्यवस्था थी, धारा 161 के अंतर्गत हमने अपनी भूमधरी दे करके नवीन परती से 5 बीसा एक्सचेंज कर किया। उसके बाद अपना मकान बनाया। इन्वेस्टिगेशन में विजिलेंस ने मुझसे ये पूछा था कि आप नवीन परती में मकान बनाए हैं, क्यों न गिरा दिया जाए। हमने उनको कागज दिया, सारा डॉक्यूमेंट ला करके मेरे लड़कों ने उनको प्रोड्यूस किया कि साहब हमने धारा 161 में अपनी 6 बीसे भूमधरी जमीन दे करके तब 5 बीसा नवीन परती लिए हैं। आप मेरा मकान नहीं गिरा सकते, इसलिए नहीं गिर पाया। अगर हम नवीन परती में घर बनाए होते तो सपा की सरकार मेरा घर गिरा देती। अगर तालाब में कोई भी घर बनाया है, सुप्रीम कोर्ट का एक कानून छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक ऑर्डर किया कि तालाब पर अगर स्कूल, डिस्पेंसरी या अदर पब्लिक यूटिलिटी की चीजें बनी हुई हैं तो वो नहीं गिराई जाएंगी, उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। इनको छोड़ करके अगर व्यक्तिगत कोई बनाया है तालाब पर तो निश्चित रूप से वो गिर सकता है।
वो कानून सम्मत। लेकिन जैसा आपने कहा जाहिद बेग के बारे में, मैं कहना चाहूँगा, प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, किसी को निर्विवाद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर आरोप सही हैं, विवेचना ठीक से हो और अपराध अगर कोई किया है तो निश्चित रूप से वो कटघरे में खड़ा होना चाहिए, उसे न्यायालय के सामने अपने पक्ष को रखना चाहिए। सर से एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी होगी, पूरा परिवार लपेटे में आ गया, कैसे मानते हैं अगर ये बीजेपी के विधायक होते क्या इसी तरह से कार्रवाई होती? बिल्कुल होती। इसलिए होती कि भाई एक नाबालिग लड़की अगर किसी घर में आत्महत्या करेगी तो स्वाभाविक है कानून का उल्लंघन तो है, और कानून का उल्लंघन है तो कार्रवाई होगी, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हमारे कन्हैया मिश्रा पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, चाहे संतोष पांडे जी पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, चाहे कोई। बीजेपी के सहयोगी दल के कुछ ऐसे विधायक हैं जिन पर पेपर लीक मामले में जो है एनबीडब्ल्यू जारी हो जाता है, कुछ नहीं होता है, आज मौत से घूम रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एनबीडब्ल्यू जारी हुआ, वो कोर्ट में सरेंडर करके वो एनबीडब्ल्यू निरस्त करा दिए, गए ना, हाजिर तो हुए। हाजिर ना होते तब आप अंगुली उठा सकते थे शासन पर और प्रशासन पर कि देखिए साहब एनबीडब्ल्यू है और ये जो है कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये तो जैसे ही एनबीडब्ल्यू का पता चला और वो तुरंत सरेंडर किया उन्होंने, और अपराध जो किए हैं पेपर आउट का जो है उनके ऊपर आरोप है, वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। ठीक, बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान, जो सच है वो दिखेगा।